जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नेपाल और भारत के लोगों के बीच के जो रिश्ते हैं वो पिछले कुछ समय से ठीक नहीं रहे। चाहे वो 2000 रुपए की नोटबंदी हो, अखंड भारत का नक्शा हो, और भी कई सारी चीजें हैं जिनको को लेकर नेपाल के लोगों में काफी आक्रोश है भारत को लेकर। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने के लिए मिल रहा है। दरअसल हम देख ही रहे हैं कि दलाई लामा इन दिनों तिब्बत के लिए चाइना से बातचीत को लेकर तैयार दिख रहे हैं। वहीं चाइना तिब्बत को टच करता हुआ एक बहुत बड़ा देश है, और तिब्बत जो है वो भारत और चाइना के बीच में एक बफर का भी काम करता है। लेकिन यहाँ पर दलाई लामा के कुछ कुछ तेवर बदलने के साथ ही नेपाल के भी यहाँ पर जो तेवर हैं वो बदलते से दिख रहे हैं। दरअसल नेपाल के ऊपर इस समय खतरा मंडरा रहा है कि कहीं ना कहीं वो चाइना के जाल में फंस सकता है, ठीक उसी तरह जिस तरीके से अफ्रीका के कुछ देश और श्रीलंका फंस चुका है। दरअसल चीन ने नेपाल को अपने पाले में लाने के लिए एक और चाल चल दी। भारत के बढ़ते सॉफ्ट पावर से परेशान चीन ने अब भारत के ही पड़ोसी देश नेपाल और आसियान के दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में एक सिल्क रोडस्टर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ये प्रोजेक्ट चीन के बेल्ट एंड रोड परियोजना का हिस्सा है, जिससे अभी हाल ही में इटली ने किनारा कर लिया है। शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट BRI के 10 साल पूरे होने पर चीन ने इस परियोजना को लॉन्च किया है, क्योंकि चीन अब इस परियोजना के जरिए नेपाल के दक्षिण पूर्वी एशियाई और दक्षिण एशियाई देशों के साथ सहयोग के नए रास्ते तलाश रहा है, जहां पर भारत का रणनीतिक हित बेहद अहम है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार सिल्क रोडस्टर प्लेटफॉर्म के तहत कई नए प्रोजेक्ट्स को शुरू किया जा रहा है। चीन इन नए प्रोजेक्ट्स को विभिन्न नेपाली दलों और सामाजिक संगठनों के जरिए पूरा करना चाहता है। चीन का दावा है कि सिल्क रोडस्टर प्लेटफॉर्म को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे कि व्यवहारिक सहयोग और लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ाया जा सके। इसमें चीन में मौजूद स्थानीय सरकारों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों के संसाधनों के साथ समन्वय किया जाता है। इसके तहत चीन की कोशिश है कि स्किल ट्रेनिंग, पढ़ाई और लोगों को कुछ समय के लिए आने की अनुमति देकर अपने प्रभाव को बढ़ाया जाए। इसके अलावा युवकों को जोड़ने और उन्हें चीनी संस्कृति से परिचय कराने की कोशिश की जाएगी। चीन और दक्षिण एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाया जाएगा। चीन नए नीति के जरिए अपनी परंपरागत BRI नीति से पीछे हटकर पूरे क्षेत्र में सॉफ्ट पावर कूटनीति को बढ़ाने पर फोकस कर रहा है। नेपाल ने साल 2017 में BRI पर हस्ताक्षर किया था, लेकिन अभी तक इस परियोजना के तहत एक भी प्रोजेक्ट शुरू हुआ नहीं। इससे चीन बुरी तरह से नेपाल सरकार पर भड़का हुआ है। पिछले दिनों पोखरा एयरपोर्ट को लेकर चीन और नेपाल के बीच विवाद खुलकर सामने आ गया था। चीन का दावा था कि ये BRI का हिस्सा है। वहीं नेपाल के विदेश मंत्री ने संसद में बयान देकर कहा कि अभी तक देश में BRI का एक भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है। इससे चीन के दावों की पोल खुल गई। नेपाल को अब सबसे ज्यादा लोन देने वाला देश चीन बन गया है। चीन की योजना BRI के तहत नेपाल तक रेल दौड़ाने की, हालांकि इसमें आने वाले अरबों डॉलर के खर्च से नेपाल सहमा हुआ है। चीन ने पोखरा एयरपोर्ट के लिए नेपाल को 21 करोड़ डॉलर का लोन दिया है, जो कि काफी ज्यादा ब्याज दर पर है, और इस एयरपोर्ट से उसे कोई कमाई नहीं हो रही। इससे नेपाल के श्रीलंका की तरह चीन के कर्ज जाल में फंस जाने का पूरा पूरा खतरा पैदा हो चुका है। और आने वाले दिनों में नेपाल इस पूरी स्थिति से कैसे निपटेगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि भारत को लेकर जो एक बड़ी बात चल रही है नेपाल में, वो कुछ सही नहीं आ रही। ऐसे में क्या होता है आगे, नेपाल का हश्र श्रीलंका जैसा ना ही हो, हम बस इसी बात की कामना करेंगे। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।